Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप तो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग करंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आज माता रानी का 9वां दिन है और आप सभी पर वो कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रखें। आप जिस कैरियर के चाहते हैं कि हमारा ये कैरियर हमें मिल जाए, जो आपकी इच्छा हो माता रानी वो पूर्ति करे। तो चलिए इसी एक माता रानी के इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग क्लास को आगे लेकर के बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, चूँकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, तो आवाज़ में मे भी थोड़ी एक भारीपन सा लगेगा, तो सॉरी उसके लिए। हालांकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट थोड़ा सा एक लगेगा, क्योंकि मुझे खुद में फील हो रहा है कि आवाज़ थोड़ी मुझे भारी भारी सी फील हो रही है। ठीक है, तो चलिए कोई स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। REC लिमिटेड है क्या? यह एक महारत्न कंपनी है। क्योंकि अब तक क्या है, टोटल जो है आपकी 11 महारत्न कंपनी थी। टोटल महारत्न कंपनी की संख्या अब तक की 11 थी, ये 12वीं है REC लिमिटेड। ओके, नाउ चलिए यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD के द्वारा दिया गया है। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1991 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 1991 में किया गया था। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD के द्वारा की गई थी। और REC लिमिटेड, ये इसका ध्यान रखिएगा, REC जो है आपका यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड। ओके, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं पेन को ठीक कर लूं, कुछ ज्यादा ठीक चल रही है। ओके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी REC, यह क्या है? यह एक महारत्न कंपनी है। कौन से नंबर की है? 12th महारत्न कंपनी है। ओके, 12th महारत्न, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र को क्या करता है? यह वित्त पोषण और विकास पर यह केंद्रित है। यह राज्य किस किस के द्वारा है? तो राज्य बिजली बोर्ड यानी स्टेट जो बिजली बोर्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होती है वह, और केंद्र और राज्य बिजली उपयोक्ताओं को यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका यही काम है। यह उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में भी कार्यरत है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना है कि यह महारत्न कंपनी है। चूंकि इसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, तो थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1969 में की गई है। यह गोल्डन पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1991 से दिया जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय आयोग यानी EC, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत मेटा को नोटिस जारी किया है। और मेटा ही नहीं, इसने मेटा के साथ साथ टिकटॉक जो कि बैंड हो चुका है उसको भी इसने नोटिस दिया है। अब समझना यहाँ पर यह है कि यूरोपीय आयोग, ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ की ही कार्यकारी परिषद है यूरोपीय आयोग। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इसने क्या किया है? मेटा से क्यों उसने दिया है, उसको नोटिस जारी क्यों किया है, तो उसको देख लेते हैं। मेटा से चुनाव की अखंडता की रक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन और शमन, जो शरणार्थी हैं बोल सकते हैं उनके लिए, और समन रणनीतियों से संबंधित अपने दायित्वों का पालन करने के लिए की गई कार्रवाइयों के लिए जानकारी इसने मांगी है। इसके अलावा यूरोपीय आयोग ने DSA के तहत टिकटॉक को भी, मैंने भी बताया कि इसने क्या किया है, मेटा को ही नहीं, इसने टिकटॉक को भी नोटिस जारी किया है। यानी मेटा प्लस टिकटॉक, मेटा जिसे पहले ही फेसबुक के नाम से भी जाना जाता था। ओके, यूरोपीय आयोग ने मेटा और टिकटॉक से हमास, जो अभी चल रहा है मुद्दा है ना, फिलिस्तीन हमास मुद्दा जो चल रहा है, हमास द्वारा आतंकवादी हमलों के बाद दुष्प्रचार और अवैध सामग्री के प्रसार के संबंध में की गई कार्रवाई को साझा करने के लिए भी इसने कहा है। यूरोपीय आयोग जो कि यूरोपीय संघ की क्या है, एक कार्यकारिणी का हिस्सा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और अगर बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है, लिख ले इसको, उर्सुला वन। ओके, इसको जरूर लिख लीजिएगा, उर्सुला वैन। ऐसा तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल उर्सुला वॉन याद रखिएगा, उर्सुला
वॉन। ओके, डेर लेन को रहने दें, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। अब बात आती है मेटा, पूर्व में फेसबुक क्या है, यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया। ओके, किसके, मेटा के बारे में। और टिकटॉक क्या है, एक लघु रूप वीडियो होस्टिंग। टिकटॉक सभी जानते हैं कि टिकटॉक पे आजकल क्या इंस्टाग्राम रील्स ये सब बनाए जा रहे हैं, टिकटॉक भी उस टाइप का ही था जिसको बैन कर दिया गया है। इसका स्वामित्व किसके पास था, यह चीनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कौन सी है, बाइट डांस के पास है। इसका सब चीनी समकक्ष कौन है, डॉइन है। तो इतना बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसको किसको इसने क्या किया है, नोटिस जारी किया है यूरोपीय आयोग के द्वारा, तो किया गया है आपको मेटा और टिकटॉक को। अब बात आती है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ चूंकि क्या है, यह 27 देशों का एक संघ है। संघ जब भी नाम आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके साथ संघ जुड़ा हुआ है तो इसमें कितने देश शामिल हो सकते हैं, तो यूरोपीय कितने संघ है इसमें, यूरोपीय संघ में टोटल 27 कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है। ओके, इसमें शामिल है। और इसका अगर बोला जाए कि इसका अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है, यानी यूरोपीय यूनियन। ओके, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है, तो कौन, चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स मिशेल, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चार्ल्स मिशेल, ये दोनों नाम उर्सुला वॉन और चार्ल्स मिशेल एक यूरोपीय आयोग के और यूरोपीय संघ के हैं। पहले तो 28 था यूरोपीय संघ में, अब तो पहले 28 तब 27 रह गए हैं। इसके अलावा और एक चीज यह ध्यान रखना है, चूंकि अभी क्या किया गया था, G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। अब आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर अफ्रीकी संघ है तो संघ का मतलब इसमें भी तो बहुत सारे देश शामिल होंगे, तो जी हाँ, अफ्रीकी संघ में भी आपके 55 कंट्री शामिल है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, यानी UNWTO ने गुजरात के कच्छ जिले में कौन सा गांव है, धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, किसके द्वारा जो सम्मानित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी UNWTO के द्वारा। नाउ देख लेते हैं क्या खासियत है। धोर्डो कच्छ के सफेद रण, कहां पर है, कच्छ के सफेद रण के बगल में स्थित एक छोटा सा गांव है और सर्दियों में वार्षिक रण उत्सव की यह मेजबानी के लिए जाना जाता है। 2021 में UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार जो है लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया है, 2021 में। यह पहल ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए UNWTO पर्यटन का एक हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जिसको बोला गया था, कौन सा था वो, तो कौन सा था, पंजाब का गांव को चुना गया है ना, पंजाब का गांव को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ गांव, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की तरफ से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 15B, ये V नहीं है, B है, B। ओके, ये B होगा, जस्ट ए मिनट, मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। B, इम्फाल का तीसरा जो स्टील्थ विध्वंसक, जिसको डिस्ट्रॉयर्स में बोला जा रहा है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं क्या है इसके बारे में, क्या जानकारी है। प्रोजेक्ट 15B जो इम्फाल स्टील्थ है, वो क्या किया गया है, क्लास गाइडेड मिसाइल यानी डिस्ट्रॉयर का ये तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, यानी इसका नाम क्या है, यार्ड 12706 इम्फाल को कहां पर निर्मित किया गया है, तो यह मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा क्या किया है, भारतीय नौसेना को, किसको सौंपा गया है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, नेवी को सौंपा गया है, ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 164 मीटर, और अगर टन की बात करें तो 7500 टन से अधिक है। और कहां से कहां तक है, सरफेस टू एयर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने बराक 8 जो मिसाइलों से क्या है, यह मिसाइलों से लैश है, ध्यान रखेगा। यह युद्धपोत स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियारों और समुद्र के भीतर युद्ध क्षमता के लिए सेंसर से भी लैस है। इसके जो फीचर्स हैं ये बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो फीचर्स इसका है कि सतह से जो मार करने वाली होती है,
सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल। इसके अलावा सरफेस टू एयर पे जो मार करने वाली कौन सी है? बराक 8 मिसाइल से ये लैश है। इसके अलावा ये युद्धपोत जो है, युद्धपोत स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियारों और समुद्र के भीतर युद्ध क्षमता के लिए भी इसकी एक हम बोल सकते हैं कि इसमें उस सेंसर से भी लैस है कि समुद्र के भीतर भी ये रह करके युद्ध कर सकता है। इसके अलावा इसमें प्रमुख रूप से सोनार, भारी वजन वाले टारपीडो, ट्यूब लॉन्चर और SNW रॉकेट लॉन्चर भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं 21 नवंबर 2021 को P-15B क्या नाम दिया गया है? P-5B विशाखापट्टनम का पहला युद्धपोत जो है यह कमीशन किया गया था। पहला युद्धपोत इसको कमीशन किया गया था। ओके, P-15B, ये 15B होगा। ओके, 18 दिसंबर 2022 को दूसरा युद्धपोत है ये। पहला कब? 2021 को, दूसरा 2022 को मरमा गांव को कमीशन किया गया था। मरमा गांव, पहला विशाखापट्टनम को किया गया है, ये मरमा गांव को किया गया है। और जो चौथा है वो सूरत में शुभारंभ किया गया था, शुभारंभ। और ये तीसरा स्टील्थ है, इसको ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टील्थ है ये। ओके, नाउ यानी 4 अब तक हो चुके हैं, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा स्टील्थ जो अभी इसको सौंपा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सरकार का लक्ष्य क्या है? 2024 तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना। भारत में क्या करना है? सेमीकंडक्टर। आप लोग अपने जब देखते होंगे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या किसी चिप को उठाते होंगे, कभी डाटा केबल या SSD कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें कुछ लिखा रहता है, या लैपटॉप कभी खुलता होगा तो देखते होंगे तो सारे पार्ट्स में लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन दिस, मेड इन कोरिया, मेड इन दैट कंट्री, वॉट एवर लिखा रहता है। मेड इन इंडिया कहीं लिखा नहीं होता है। तो मेड इन इंडिया जो नहीं लिखा होता है, तो क्या कि सरकार की एक पहल क्या चल रही है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है? अधिक से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा रहा है, यानी अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कहाँ हो? खुद के देश में हो, हमारे भारत में हो। इसके लिए ही क्या किया गया है कि जो सरकार ने टारगेट किया है कि जो सेमीकंडक्टर है, जो पहले ताइवान से आ रही है, चाइना से आ रही है, कोरिया से आ रही है, नहीं, अब हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है? इसको स्वदेशी रूप से विकसित करना है। तो स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना। सॉरी, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना इसलिए किया गया है, इसको ध्यान रखना। कब करेगा ये? नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, यानी 2024 तक हो जाएगा ये। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू जो मॉडल है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक्चुअली गगनयान जिसके अंतर्गत अभी क्या चल रहा है? ट्रायल चल रहा है ना। इसका पूरा एक जो अभी एक अनुमानित रखा गया है कि 2025 में इसको क्या किया जाएगा? फाइनली लॉन्च किया जाएगा। तो इसका एक गगनयान का क्रू मॉडल, आखिर ये है क्या क्रू मॉडल? देखते हैं, चलिए। इमेज में आप देख ही रहे हैं, गगनयान का पहला जो उड़ान परीक्षण किया गया, यानी उसे हम बोल सकते हैं कि टेस्ट व्हीकल जो किया गया, अबॉर्ट मिशन। अबॉर्ट मिशन का मतलब होता है कि किसी अगर आप अंतरिक्ष यान को भेज रहे हैं तो पहले उसके बारे में देख लो कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है उस यान में। इसके लिए यह किया गया है। क्या नाम दिया गया है? पहला उड़ान परीक्षण जो है, परीक्षण वाहन टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, एक्सक्यूज मी, पहला टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन यानी TVD-1 कहां से किया गया है? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। ओके, TVD-1 अबॉर्ट मिशन, ध्यान रखना है अबॉर्ट मिशन। मैं इसको लिख देती हूँ, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। अबॉर्ट मिशन क्या दिया गया नाम? टीवी का मतलब क्या हो गया? टेस्ट व्हीकल। डी का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट। D1 स्टैंड्स फॉर, ये डी जो स्टैंड कर रहा है ये डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी क्या किया जाएगा इस प्रकार से, जैसे D1 किया गया है, D2 किया जाएगा, D3 किया जाएगा, D4 किया जाएगा, मतलब 1 by 1 जो है उसका एक परीक्षण किया जाएगा। ओके, तो ये है आपका TVD-1 से लॉन्च किया गया। अब ये क्रू मॉडल जो है चूंकि D1 को लॉन्च किया तो उसके आगे के हिस्से में अगर आप इमेज थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, चलिए मैं इमेज शो करती हूँ। अगर यहाँ पे आप इमेज थोड़ा देखेंगे तो ये जो इस तरह से देख रहे हैं, इसके आगे के हिस्से में
ये जो लगा हुआ है ये पोर्शन, ओके, ये है आपका क्रू मॉडल, ओके, ये क्रू मॉडल है। तो इसकी हाइट जो है कितनी है, ये करीब कितने किलोमीटर जाएगा, तो 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फिर ये कहाँ आकर के गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में, और वहां पे भारतीय नौसेना रहेंगे तो वो उसको फिर, क्योंकि ये बरामद कर लिया गया है, इंफॉर्मेशन ये भी आ गई थी कि बरामद ये हो चुका है ये क्रू मॉडल। कहने का मतलब है कि जब एक्चुअली गगनयान में क्या है, ये मानव को भी भेजा जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है कि जब मानव इसमें जाएंगे और सपोज अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इस गगनयान में, तो ये क्रू मॉडल क्या करेगा, मानव को लेकर के डायरेक्ट कहाँ, समुद्र में गिरेगा, और वहां पर कौन तैनात होगा, नेवी तैनात होंगे, तो वो उनको बाहर निकाल ले आएंगे, यानी उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो 17 तो क्रू मॉडल जो है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर सुरक्षित रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराइए, इसे बरामद कर लिया गया है। TVD-1 ये है क्या, TVD-1 क्या है, एक द्रव्य चालित यानी लिक्विड से चलने वाला एकल चरण परीक्षण वाहन है, ओके। फर्स्ट स्टेज जो है यह टेस्ट व्हीकल है जो कि संशोधित विकास इंजन का उपयोग करता है। अब क्रू मॉडल यानी CM, क्रू मॉडल का मतलब हो गया CM, और क्रू एस्केप सिस्टम इसके अगले सिरे पर लगे हुए हैं। गगनयान भारत का पहला क्या होगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला मानव अंतरिक्ष, इसलिए ही क्रू मॉडल को क्या किया गया, इसके आगे सिरे पर लगाया गया है। यह 3 सदस्यों के दल, 3 सदस्य होंगे के दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए कितने किलोमीटर की कक्षा में, 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। गॉट माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिल्ली सरकार की ओर से औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान, प्रदूषण विरोधी अभियान जो है यह शुरू किया गया है। कब से कब तक चलेगा, एक्चुअली ये पूरे 1 महीने का है प्रदूषण जो अभियान है, ये आपका 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक चलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वियतनाम के ताओ डेन पार्क में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप इमेज में देख ही रहे हैं। एक्चुअली विदेश मंत्री जो है हमारे S जयशंकर, ये 15 से 18 अक्टूबर तक कहाँ के दौरे पे गए हुए थे, वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सत्य, अहिंसा और किसकी, लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के योगदान को संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करने का मान्यता दी थी। किसने, तो सत्य, अहिंसा और लोगों की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो किसके तो 2 अक्टूबर है ही, हम लोग किस रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है UN के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल के बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। योजना किसकी है, केंद्र सरकार की। और कहां पर, पूर्वोत्तर राज्य, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं वहां पर इसकी योजना चल रही है। अब देखते हैं क्या है ये खाद्य तेल यानी पाम ऑयल, पाम ऑयल जो है पर राष्ट्रीय मिशन 6 पूर्वोत्तर राज्यों में कहां कहां किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू किया जा रहा है। यानी इसमें एक शामिल नहीं है, तो वो एक कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है, मेघालय इसमें शामिल नहीं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन से हैं, 6 तो यहाँ दिया गया है, एक मेघालय मेंशन नहीं है, और मेघालय में यह योजना जो है लागू नहीं करने का प्लान है। कहाँ तक है, ये 6 राज्य है। अब पाम ऑयल के जो बागानों का कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया में और मलेशिया में जैव जो विविधता है उस पर क्या हुआ है, विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार पाम ऑयल जो है स्टेट की वृद्धि और वनों की कटाई के बीच सीधा संबंध है। पाम ऑयल एक अत्यधिक जल गहन फसल है, अधिक जल लगता है इसमें, जो पर्यावरण के लिए असंतुलन पैदा कर सकती है, ओके। इसी के तहत आप देखेंगे कि अत्यधिक जल गहन वाला जो था, अभी पंजाब के उस धान को भी क्या कर दिया गया है, बैंड कर दिया गया है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया है। किसको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्यों दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी यानी
सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में योगदान के लिए पुरस्कार जीता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1949 को चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम 1949 के द्वारा की गई थी। यह भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष है अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी इसके अध्यक्ष है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं आज का रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। ओके, और इस पैनल का आप लोगों का सवाल ये है कि इस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आज का सवाल है। क्योंकि चूंकि इस बीच पूजा का था तो मैंने दिया, एक दिन भी मैंने सवाल वगैरह नहीं पूछे हैं। अब आपको जवाब देना है कि इस उच्च स्तरीय पैनल का जो है किसे अध्यक्ष बनाया गया है। फर्स्ट थिंग, यह टोटल जो है 6 सदस्यों का पैनल है। मैं हिंट दे रही हूँ, ये पैनल जो होगा कितने सदस्यों का होगा? या पैनल में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। जैसे कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो गए, सीबीआई ब्रांच के हो गए, तो ऐसे मिलाकर के 6 सदस्य होंगे। और उसके एक जो है समिति का जो है सचिव, जो जिसको नियुक्त किया गया, अध्यक्ष जो बनाया गया, वो कौन है, आपको ये बताना है। अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे विदेशी लोग, तो आखिर ये विदेशी लोग हैं कौन? तो ध्यान रखिएगा, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी और खुद जो कश्मीर के जो जिनको आतंकवादी डिक्लेयर्ड कर दिया गया था और उन आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे लोगों की भी पहचान करने की जो के लिए एक जो पैनल का गठन किया गया है। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन को आरंभ किया है। मक्का मिशन अगर आरंभ किया गया तो क्यों आरंभ किया गया है? उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? मक्का मिशन का आरंभ किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा में वर्तमान में जो राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? रघुबर दास को। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको ध्यान रखेगा। और 156 में क्या है? तो उसको राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार है? तो वो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि कब तक पद बना रहेगा, या फिर अपने वो इस्तीफा भी दे सकता है। किसको? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो आर्टिकल 155, 156 का संबंध किससे है? आपका राज्यपाल से है। और ये अभी वर्तमान में उड़ीसा में किसको बनाया गया है? रघुबर दास को, जो कि आपके झारखंड के पूर्व गैर बोल सकते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री या आपके नन ट्राइब के सीएम रह चुके हैं 2014 से लेकर 2019 तक। नाउ कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। पहला भारतीय कौन था? हरिकृष्णा। दूसरा भारतीय कौन था? विश्वनाथ आनंद। और तीसरा कौन है? तो कार्तिकेयन है। ये तीसरा है कार्तिकेयन। ओके, कार्तिकेयन मुरली तीसरा है। दोनों के नाम याद रखिएगा कि पहले दो कौन है, जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार विजेता और आध्यात्मिक नेता बंगारू आदिगलर का 82 ईयर्स में निधन हो गया। एक्चुअली इनको अम्मा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो महिलाओं की जो कहते हैं ना कि शक्ति की मंदिर होती है, या हाँ शक्ति मंदिर ही कह सकते हैं, माता शक्ति का जो मंदिर होता है, तो वहां पर महिलाओं के प्रवेश को, जो उनका गर्भगृह होता है, वहां पर वर्जित था महिलाओं को। तो उसके लिए इन्होंने काफी आंदोलन वगैरह भी किया था। और इनकी एक प्रतीक चिन्ह होती है लाल कपड़ा। ओके, चूंकि शक्ति जो होती है, माता जो होती है, उनका पूजा क्या होता है? लाल कपड़ा ज्यादा होता है। तो उसके लिए इनका भी प्रतीक क्या बनाया गया? लाल कपड़ा बनाया गया है। IMF के अनुसार भारत 5 वर्षों में वैश्विक विकास में अगर बोला जाए तो 18% का इसने योगदान दिया है इन 5 वर्षों में। IMF का रिपोर्ट है ये। इन 5 वर्षों में यानी 2% की इंक्रीज हुई है। ओके, 2% का इंक्रीज किया गया। पहले कितना था? 16%। तब कितना हो गया? 18% है। ये तो बात की जा रही है किसकी है? तो ये बात कर रहा है वैश्विक विकास में, यानी ग्लोबली डेवलपमेंट की। अगर बात की जाए कि GDP कितनी बोल रहा है, तो कितना बोल रहा है ये IMF? 6.3% बता रहा है, 6.3%। नाउ महसा अमीनी को मरणोपरांत, वेरी इंपॉर्टेंट, महिसा अमीनी को मरणोपरांत क्या दिया गया है? यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महसा अमीनी कहाँ की रहने वाली? ईरान की रहने वाली है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये तो पुलिस हिरासत में ही थी। लास्ट ईयर 16 सितंबर 2022 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? इन्होंने महिलाओं का जो आप देखते हैं जो स्कार्फ लगाती है मुस्लिम महिलाएं, हेड स्कार्फ, उसके विरोध इन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हो गई थी।
क्योंकि वहाँ के ईरान के कानून के अकॉर्डिंग क्या है कि उनका ये कानून का उल्लंघन किया था इन्होंने, ये ईरान के लॉज है, तो उसके कारण इनको यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। BIS ने भारत के एक मिनट बस आप लोग वेट करें, मैं बैटरी जरा चेंज कर लेती हूँ। आई थिंक बैटरी की प्रॉब्लम आ रही, बैटरी डाउन हो रहा है तो ऑडियो नहीं पहुंच पाएगी। जस्ट वेट। चलिए, सॉरी, आप लोगों को आवाज कहाँ से पहुंच नहीं पाई है, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है। थोड़ा बैक होना पड़ेगा क्या मुझे? मुझे थोड़ा आई थिंक बैक होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज कहाँ से नहीं आ रही थी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ओके,
चलिए, जहां तक आवाज आई है ठीक है, और उसके आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि आवाज आप लोगों को कहाँ से नहीं मिल पा रही थी। ये मैं मेरे लिए बताना मुश्किल हो रहा है अब। या तो 1 मिनट में चेक कर लूं कि आवाज कहाँ तक नहीं गई है। जस्ट ए मिनट, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जितनी चीजें हैं मैं तो बता, अगर सपोज एक चीज आप लोग कीजिएगा, जिस क्वेश्चन से या जिस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को वॉल्यूम नहीं मिल पाया होगा, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उसको नेक्स्ट डे क्लास में बता दूंगी, नेक्स्ट डे क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। मैं सेम उसी चीज को मैं जरूर बता दूंगी। एक बार आप लोग मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से ऑडियो बंद हो गई थी। ओके नाउ, तो एमसीक्यूज पे आते हैं। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। चाय, पाम ऑयल, जत्रोफा, तुलसी पेड़। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके लिए कर रही है? पाम ऑयल के लिए कर रही है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय नैदानिक अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय जन संचार संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूरोपीय आयोग यानी इसी ने यूरोपीय संघ ईयू के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? मेटा और ट्विटर, ट्विटर और टिकटॉक, मेटा और टिकटॉक, मेटा, ट्विटर और टिकटॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटा और टिकटॉक। नेक्स्ट है, सरकार का लक्ष्य डैश तक में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करना है। 2024, 2025, 2026, 2027। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है। सेकंड है, इस मिशन के तहत 5 सदस्यों का एक दल भेजा गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही है। केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 5 सदस्य नहीं है, यहाँ पर 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। गॉट माय पॉइंट? नाउ 18 अक्टूबर को किस शहर में लोगों से प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्वों पर नजर रखने का आग्रह करने के लिए 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? इंदौर, गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसे जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी, एनएचपीसी, आरईसी लिमिटेड, आईआरसीटीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरईसी लिमिटेड। 17 अक्टूबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वियतनाम में, वियतनाम में किया गया है। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने डैश को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था? पुलिस स्मृति दिवस 2017, पुलिस स्मृति दिवस 2018, पुलिस स्मृति दिवस 2019, पुलिस स्मृति दिवस 2020। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस स्मृति दिवस 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया गया है, स्टेटमेंट 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल, इसका राइट आंसर केवल 1 होगा। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2019 नहीं होगा, ये 2013 होगा। ओके चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग ने देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह थे। आप लोगों से मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर कहीं भी जहां से आप लोगों को ऑडियो बंद हो गई होगी, आप लोग मुझे एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने नहीं सुन पाया है, तो मैं फिर से आप लोगों को जरूर क्लास में वो बता दूंगी। इसके अलावा जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिप्लाई कीजिएगा, एज मच एज रिविजन किया करें। एंड वंस अगेन
आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर। और हाँ, आज की क्लास में मेरी आवाज़ को लेकर के थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। ये 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।